मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब नए कक्षा में प्रोन्नत हो गए हैं। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आइए, झारखंड डिजी स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा के पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ 1 वीर तुम बढ़े चलो कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। आपने कविता वीर तुम बढ़े चलो का पारायण किया और समझा। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित कविता का भाव है कि हे वीर धीर तुम आगे बढ़ो, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं, डटकर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़क रही हों, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या ना हो, सूरज और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है और कवि कहते हैं कि लगातार चलने से, लगातार परिश्रम करने से बड़ी सी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती है। आइए इस पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? उत्तर, कवि हमारे देश के सैनिकों को वीर कहकर संबोधित करता है। प्रश्न 2, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है? उत्तर, कवि अपने देश व समाज की सुरक्षा में चुनौतियों का डट कर मुकाबला करने के लिए प्रण लेने को कहता है। प्रश्न 3, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? वीर तुम बढ़े चलो कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। देश, समाज व परिवार की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार व तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न 4, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के कविता वीर तुम बढ़े चलो से ली गई है। इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारी धरती में अन्न तथा वारी, वारी जल को बोलते हैं, अन्न तथा वारी जैसे बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार है। अगर आप यत्न करें तो यह सब पा सकते हैं। जरूरत है आपके मेहनत की। इसलिए हे वीर तुम कर्म क्षेत्र पर रुको नहीं, बल्कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहो। प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कवि यह संदेश देना चाहता है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और पूरे लगन और मेहनत के साथ एकाग्रचित्त होकर प्रयत्न करें। प्रश्न, कविता का एक नया शीर्षक सुझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कविता पारायण किया और आपको बहुत अच्छा भी लगा। आप अपने मन से भी इसका और क्या शीर्षक हो सकता है चुनने का कार्य करें। वैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको दे रहा हूं, जैसे डरे नहीं डटे वहीं, या और क्या शीर्षक हो सकता है आप अपने विचार से नोटबुक में दर्ज करेंगे। प्रश्न, कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के भाव जगते हैं? लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देश के सैनिकों को, देश के वीर सैनिकों को आह्वान करते हुए उनके बलिदान, उनके क्रियाकलाप को इस कविता के माध्यम से जाना, समझा। अब आप बताएं कि यह कविता पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। वैसे आप इस प्रश्न के उत्तर में ऐसा लिख सकते हैं, कविता को पढ़कर अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मन में देश सेवा की भावना प्रबल होती है। प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं, पता कर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप राष्ट्रीय पर्व दिवस पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं तो उसके कुछ खास नियम हैं, वह नियम आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के कुछ नियम, सबसे पहले हमें कभी भी फटा या गंदा झंडा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है।
राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई अन्य झंडा नहीं होना चाहिए। फहराए गए झंडे का अनुपात सदैव 3:2 3:2 होना चाहिए। फहराते समय ध्वज का केसरिया भाग सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको मालूम है आपके हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग केसरिया, उजला और हरा रंग है। हरा रंग नीचे की ओर होना चाहिए। झंडे को पूरे सम्मान के साथ फहराना तथा उतारना चाहिए। ध्वज पर कुछ लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना हमारे देश के सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है। प्रश्न, धरती हमें बहुत कुछ देती है, अन्न और जल के अलावा धरती हमें और क्या क्या देती है? आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है। अन्न और जल के अलावा धरती हमें कोयला, सोना, पेट्रोल, लोहा, हीरा आदि जैसे बहुमूल्य रत्न प्रदान करती है। अब अनुमान एवं कल्पना के आधार पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप सैनिकों के नाम एक पत्र लिखें जिसमें उनके साहस और बलिदान की चर्चा हो। आप जानते हैं, कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में, कड़कती ठंड में हमारे सैनिक बहुत निम्न तापमान पर हमारे देश के बॉर्डर पर रक्षा के लिए खड़े होते हैं। अब आप उन सैनिकों के नाम अपने भावना से पत्र लिखें, उनके साहस और बलिदान की चर्चा करते हुए। देश का एक नागरिक होने के नाते आप अपने देश की रक्षा के लिए क्या प्रयत्न करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आप 6ठी क्लास में आ गए हैं और आप सोचें, मन में कल्पना करें कि आप देश के बच्चे हैं, आने वाले भविष्य के आप नागरिक हैं। तब अपने देश की रक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। अब आए कुछ व्याकरण की बातें कर लें। शब्द के पर्यायवाची, कई शब्द, हर एक शब्दों के पर्यायवाची शब्द होते हैं और उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे पहाड़, पहाड़ को पर्वत भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं। चंद्र, शशि, मयंक, सिंह, शेर, वनराज, इस तरह से कुछ और शब्दों का संकलन करें और उसके पर्यायवाची शब्द अपने नोटबुक में दर्ज करें। आप विलोम या विपरीतार्थक शब्द को जानते हैं। जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे प्रश्न, तो प्रश्न का विलोम अप्रश्न। उसी तरह से कुछ नीचे शब्द दिए जा रहे हैं, उसके विलोम शब्द मैं दर्ज कर रहा हूं। आप अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और हृदयगत करेंगे। जैसे निडर, निडर का उल्टा विलोम शब्द डरपोक। रात, रात का विलोम दीन। वीर, वीर का विलोम कायर। यदि कोई व्यक्ति वीर नहीं है, इसका मतलब वह कायर है, उसे कायर कहेंगे। अब आए विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आपको परिचित कराऊं मैं। यह चिन्ह भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यों के बाद लगाया जाता है। जैसे अरे तुम कब आए। इस तरह से अन्य वाक्य बनाएं जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ हो। वह वाक्य भय को दर्शाता हो, शोक को दर्शाता हो, हर्ष, आश्चर्य या घृणा को व्यक्त करता हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके पाठ में आए हुए कुछ संयुक्ताक्षर वर्ण से बने हुए कुछ शब्द हैं। तो संयुक्ताक्षर कैसे लिखते हैं, इसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। संयुक्ताक्षर वैसे वर्ण जो दूसरे वर्ण के साथ मिलकर बनते हैं उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ध व संयुक्त ध्व, ये संयुक्ताक्षर वर्ण है। उसी तरह से त न संयुक्त तन रत्न और अ न संयुक्त अन, तो जो ये न संयुक्त है यह संयुक्ताक्षर है।
तो हम कैसे एक वर्ण को दूसरे वर्ण से संयुक्त कैसे करते हैं, इसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा। तो इसकी 3 स्थिति होती है। पहला, वैसे वर्ण जिसके अंत में पाई है, जैसे आप देख रहे हैं कि ख में पाई है, ग में पाई है, घ में पाई है और च में पाई है। तो ऐसे अन्य और वर्ण हैं जिसके अंत में पाई है। तो जब एक इस वर्ण को दूसरे वर्ण से संयुक्त करते हैं तो इसमें से केवल पाई को हटा देते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं भाग्य, तो ये जो ग था, इस ग का जो अंतिम वाला जो पाई है इसको हम लोगों ने हटा दिया, तब बन गया भाग्य। उसी तरह से यहां पर देखिए ध य आकार, ध य संयुक्त आकार न ध्यान। और जब इसको हम लोगों ने क्या किया कि ध आपका हम ऐसे लिखते हैं और इस पाई को जब हटा देंगे और दूसरे वर्ण से ऐसे संयुक्त कर देंगे, तब जाकर ये संयुक्त वर्ण बन जाता है। इसका मतलब है संयुक्त वर्ण क्या हुआ, ध य संयुक्त। दूसरी जो स्थिति होती है, 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके बीच में पाई है, जैसे क आप देख रहे हैं यहां पाई है और फ यहां पाई है। जब इसको हम संयुक्त करते हैं तो इसकी जो घुंडी है, एक घुंडी, ये जो झुका हुआ है इसको घुंडी कहते हैं, इस घुंडी को हम हटाकर दूसरे वर्ण से मिलाते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए रक्त और मुफ्त, र क हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब घुंडी को हटा देंगे, संयुक्त हमें बनाना है, संयुक्त वर्ण तो ये हो गया रक्त। उसी तरह से मुंह, फ त संयुक्त मुफ्त, आपका घुंडी हटा देते हैं। तीसरी जो स्थिति होती है, वैसे वर्ण जिसमें अर्धपाई है। अर्धपाई जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर आपको अंग लिखना है तो छोटी सी पाई करने के बाद आप अंग लिखते हैं, छ छोटी सी पाई के बाद आप छ लिखते हैं। तो इसी तरह से ट ठ ड अन्य वर्ण हैं जो छोटी सी पाई के साथ बनते हैं। तो इसमें केवल उस वर्ण में जिसको आपको संयुक्त करना है केवल हलंत लगा देते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे ल ट हलंत, ट दीर्घ की मात्रा, और इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ल ट ट संयुक्त दीर्घ उ की मात्रा, लट्टू। प आकर पा, ठ संयुक्त य पाठ्य, यानी इसमें जो हमारा संयुक्ताक्षर हुआ ठ्य और इसमें जो संयुक्ताक्षर हुआ ड ड संयुक्त दीर्घ ई की मात्रा, इसको हम लोग बोलेंगे टेडी। तो इस तरह से आप अधिक से अधिक संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से नए नए शब्द को अपने नोटबुक में लिखें और इसका अभ्यास करें। पुनः आपसे मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।